हाँ, देखिए बच्चों, आज हम फिज़िकल केमिस्ट्री का थर्ड वीडियो बना रहे हैं और इस जो वीडियो की जो शुरुआत है वो हम जहाँ पर अपन ने सेकंड वीडियो समाप्त किया था उसी से आगे से। सेकंड वीडियो में अपन ने अपना टॉपिक चल रहा था तंत्र के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ सिस्टम। इसमें मैंने आप लोगों को तंत्र के 5 प्रकार बताए थे, जिनमें पहला था विलगित तंत्र, दूसरा लिया था हम बात ने खुला तंत्र, थर्ड है बंद तंत्र, फोर्थ सममांगी तंत्र और फिफ्थ है विषमांगी तंत्र। इनमें से हमने शुरू के जो दोनों तंत्र हैं इनके बारे में पढ़ लिया था। इसके बारे में अपन ने ये पढ़ा कि विलगित तंत्र एक ऐसा तंत्र होता है जिसमें तंत्र और परिवेश के मध्य न तो पदार्थ का विनिमय होता है और न ही ऊर्जा का विनिमय होता है, अर्थात इसमें पदार्थ एवं ऊर्जा दोनों की मात्रा स्थिर रहती है। और इस प्रकार के तंत्र के लिए अपन ने एग्जाम्पल लिया था कि जो थर्मस होता है, थर्मस विलगित तंत्र का उदाहरण माना जाता है, यानी जो थर्मस है विलगित तंत्र की भांति व्यवहार करता है। उसके बाद में अपन ने खुला तंत्र लिया था और खुले तंत्र के बारे में अपन ने ये पढ़ा कि खुला तंत्र एक ऐसा तंत्र होता है जिसमें तंत्र एवं परिवेश के मध्य पदार्थ एवं ऊष्मा या ऊर्जा दोनों का ही स्वतंत्र रूप से विनिमय होता है। और दोनों का जब स्वतंत्र रूप से विनिमय होता है तो हम जानते हैं कि इसमें न तो पदार्थ की मात्रा स्थिर रहेगी और ना ही ऊर्जा की मात्रा स्थिर रहेगी, यानी पदार्थ और ऊर्जा दोनों की मात्रा परिवर्तित रहती है। और इसमें अपन ने एग्जाम्पल लिया था कि जैसे बीकर में उबलता हुआ जल या खुले पात्र में गर्म जल। उसके बाद में अपना थर्ड बंद तंत्र। अब बंद तंत्र के बारे में अपन ये देखते हैं कि बंद तंत्र किसे कहते हैं। तो इसके लिए अपन कहेंगे कि एक ऐसा तंत्र जिसमें तंत्र एवं परिवेश के मध्य, तंत्र एवं परिवेश के मध्य पदार्थ का विनिमय नहीं होता है, पदार्थ का विनिमय नहीं होता है, लेकिन ऊर्जा का विनिमय होता है। ऐसा तंत्र क्या कहलाएगा? बंद तंत्र कहलाएगा। अब यदि ऐसा इस तंत्र में होता है तो इसके लिए अपन ये कह सकते हैं कि इसमें पदार्थ की मात्रा स्थिर रहती है, स्थिर रहती है, पदार्थ की मात्रा स्थिर रहती है और ऊर्जा परिवर्तित रहती है। पदार्थ की मात्रा स्थिर रहती है और ऊर्जा परिवर्तित रहती है। उदाहरण में अपन इसमें ले सकते हैं प्रेशर कुकर। सामान्यतः अपन रसोई वगैरह में जब दाल वगैरह बनाते हैं या चावल वगैरह बनाते हैं
तो उस दौरान देखो जब दाल बनाई जाती है तो उसमें जब कुकर जब सीटी मारता है तो उसमें से ऊर्जा बाहर निकलती है, ऊष्मा बाहर निकलती है वाष्प के रूप में, जबकि उसके अंदर यदि कोई पदार्थ रहता है वो पदार्थ बाहर नहीं निकलता है। इसलिए प्रेशर कुकर को हम बंद तंत्र का उदाहरण मानते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है सममांगी तंत्र। देखो सममांगी तंत्र, सममांगी तंत्र के लिए हम कह सकते हैं कि ऐसा तंत्र जिसमें उपस्थित सभी पदार्थ, जिसमें उपस्थित सभी पदार्थ समान प्रावस्था में, समान प्रावस्था में हो या सभी पदार्थों का रासायनिक संगठन समान हो या तंत्र के प्रत्येक भाग में, तंत्र के प्रत्येक भाग में तंत्र के सभी गुण समान हो, सममांगी तंत्र कहलाता है। सममांगी तंत्र कहलाता है। दूसरा इसके लिए अपन ये भी कह सकते हैं सममांगी तंत्र में पदार्थों को पृथक करने वाली सीमा रेखा नहीं होती है। पदार्थों को पृथक करने वाली कोई सीमा रेखा नहीं होती है। उदाहरण में अपन ये कह सकते हैं कि जैसे शुद्ध गैस या गैसों का मिश्रण, या फिर इसमें अपन ले सकते हैं विलयन, जैसे नमक का जलीय विलयन, ये सममांगी तंत्र के एग्जाम्पल बनते हैं। यानी इसमें अपन ने देखा कि ऐसा तंत्र जिसमें उपस्थित सभी पदार्थ समान प्रावस्था में हो, तो इसमें एक तो ये चीज़ याद रखनी है कि सभी पदार्थों की प्रावस्था कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, या फिर सभी पदार्थों का रासायनिक संगठन समान हो, या फिर तंत्र के प्रत्येक भाग में तंत्र के सभी गुण समान हो, तब वो कहलाएगा सममांगी तंत्र।
और समभांगी तंत्र के लिए जो मुख्य मोस्ट जो इम्पोर्टेंट जो बात है वो है कि समभांगी तंत्र में पदार्थों को पृथक करने वाली कोई सीमा रेखा नहीं होती है। उदाहरण में शुद्ध गैस या गैसों का मिश्रण और विलयन। अब विलयन में जैसे अपन देखना चाहें तो नमक का जलीय विलयन बनता है, चीनी का जलीय विलयन बनता है, यानी ऐसे पदार्थ जो आपस में घुल जाते हैं और उनमें किसी प्रकार की कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं बनती है, उन सभी को अपन समभांगी तंत्र मानते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट में अपन देखते हैं कि अगला है 5th नंबर पे, वो है विषमांगी तंत्र। फिफ्थ नंबर पे है हमारे पास विषमांगी तंत्र। और विषमांगी तंत्र के लिए अपन ये कह सकते हैं कि ऐसा तंत्र जिसमें उपस्थित सभी पदार्थों की प्रावस्थाएं समान नहीं हो या सभी पदार्थों का रासायनिक संगठन या संरचना या गुण भिन्न भिन्न हो, उसे हम क्या कहेंगे? विषमांगी तंत्र। उसे हम विषमांगी तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि इस तंत्र में पदार्थों के मध्य एक स्पष्ट पृथक करने वाली सीमा रेखा उपस्थित रहती है। सीमा रेखा उपस्थित रहती है। एग्जाम्पल में हम इसमें ले सकते हैं कि अघुलनशील पदार्थों का मिश्रण। अघुलनशील पदार्थों का मिश्रण या कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन में सामान्यतः अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं कि H2O प्लस CCl4 H2O प्लस कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इस प्रकार से अपने ये जो तंत्र के जो प्रकार हैं 5 प्रकार, इनको अपन ने निम्न प्रकार पहचान लिया और जान भी लिया। नेक्स्ट है जो अगला टॉपिक है वो है तंत्र की अवस्था। सिलेबस का ही टॉपिक है ये,
तंत्र की अवस्था। और सिलेबस का ही टॉपिक है तंत्र के प्रकार, जिनमें से ये जो पांचों प्रकार हैं ये मोस्ट हैं, क्योंकि इस पूरी यूनिट में हम इन तंत्रों के नामों का या इन तंत्रों के गुणों का बहुत ज़्यादा उपयोग करेंगे इन दोनों चैप्टर्स में। जैसे ऊष्मागतिकी फर्स्ट है और ऊष्मागतिकी सेकंड है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये आना चाहिए कि विलगी तंत्र कैसा होता है, खुला तंत्र क्या होता है, बंद तंत्र क्या होता है, विषमांगी तंत्र क्या होता है, सममांगी तंत्र क्या होता है, इनमें इनके गुण क्या क्या होते हैं, किसमें पदार्थ का ऊर्जा का विनिमय होता है और किसमें नहीं होता है। इन सभी बातों को आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है तंत्र की अवस्था, यानी स्टेट ऑफ सिस्टम। स्टेट ऑफ सिस्टम के बारे में अपन ये देख सकते हैं कि जैसे ये हमारे पास कोई तंत्र है एक, यानी कोई पात्र है और इस पात्र के अंदर हमने कोई गैस भर रखी है। पात्र के अंदर कोई गैस भर रखी है और हम जानते हैं कि जो गैस होती है उसे हम सामान्यतः मानते हैं तंत्र। अब इस गैस की अवस्था को पूर्ण रूप से निर्धारित करने के लिए, इस तंत्र की अवस्था को पूर्ण रूप से निर्धारित करने के लिए इसके कुछ गुण होते हैं, जैसे ताप है, दाब है, आयतन है और संगठन है। इनको निर्धारित करना पड़ता है। जब इस तंत्र के लिए ताप, दाब, आयतन और संगठन, इनका जब निर्धारण कर लिया जाता है तो ये जो तंत्र है ये निश्चित अवस्था तंत्र कहलाता है। निश्चित अवस्था तंत्र कहलाता है। और ये जो चर होते हैं जो इस तंत्र की अवस्था का निर्धारण करते हैं, इनको हम निश्चित अवस्था चर बोलते हैं या फिर बोलते हैं अवस्था चर। अवस्था चर कहते हैं क्योंकि इन गुणों में परिवर्तन होने से तंत्र की अवस्था परिवर्तित होती है, या यूँ कहें कि तंत्र की अवस्था में जो परिवर्तन है वो सामान्यतः तंत्र के ताप, दाब, आयतन और संगठन पर निर्भर करता है। इसलिए किसी भी तंत्र के लिए हमें ताप, दाब, आयतन और संगठन को निश्चित करना पड़ता है और निश्चित करने के बाद फिर हम ये कह सकते हैं कि वो जो तंत्र है वो निश्चित अवस्था तंत्र कहलाता है। और इस तंत्र के लिए ये जो गुण होते हैं इनको हम अवस्था चर कहते हैं। सामान्यतः जो ऊष्मागतिकी है उस ऊष्मागतिकी में किसी भी तंत्र की अवस्था का पूर्ण रूप से निर्धारण करने के लिए इन तीन चरों में से कम 2 चरों की हमें आवश्यकता होती है। और वे 2 चर जिनकी हमें आवश्यकता होती है वो हो सकते हैं हमारे पास, जैसे ताप और दाब हो सकता है, ताप और आयतन हो सकता है, या फिर दाब और आयतन हो सकता है। यानी इस रूप में हो सकते हैं, तीनों एक साथ नहीं हो सकते। तो जब हम इन 2 चरों को हम निर्धारित कर लेते हैं, या यूँ कहें कि इन 3 चरों में से वे 2 चर जो इस तंत्र की अवस्था को निर्धारित करते हैं वो इसके लिए मुख्य चर कहलाते हैं। इस तंत्र के लिए वे मुख्य चर कहलाते हैं। गैसीय समीकरण में हम पढ़ते हैं PV बराबर nRT। इस PV बराबर nRT में ये हमारे पास तीनों चर होते हैं, दाब, ताप और आयतन। इन 3 चरों में से 2 जो चर होते हैं वे होते हैं स्वतंत्र और एक चर होता है इसमें प्रतंत्र। तो इन 3 चरों में से ऐसे कौन से जो 2 चर हैं जो कि स्वतंत्र हैं और एक ऐसा कौन सा चर है जो कि परतंत्र है,
उनको अपन डिफाइन कर सकते हैं कि जो स्वतंत्र जो चर होता है वो तो होता है ताप और दाब, और जो परतंत्र होता है वो होता है सामान्यतः आयतन। परतंत्र में क्या होता है? आयतन। परतंत्र इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि आयतन जो होता है वो सामान्यतः ताप पर भी निर्भर करता है और दाब पर भी निर्भर करता है, इसलिए आयतन को परतंत्र चर माना जाता है। अब देखो, सामान्यतः अपन ये पढ़ चुके हैं कि जो ऊष्मागतिकी है उसमें तो किसी भी तंत्र की अवस्था को निर्धारित करने के लिए हमें कम से कम 2 चरों की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ तंत्र ऐसे भी होते हैं जिनकी अवस्था को निर्धारित करने के लिए हमें 3 चरों की आवश्यकता होती है। हमें 3 चरों की आवश्यकता होती है, यानी बहुत से तंत्र ऐसे रहेंगे जिनमें हमें तीनों के तीनों चरों की आवश्यकता होगी, यानी ताप की भी होगी, दाब की भी होगी और आयतन की भी होगी। ऐसे तंत्रों के बारे में हम पढ़ेंगे जो फिजिकल केमिस्ट्री की जो 3rd यूनिट है प्रावस्था साम्य, प्रावस्था साम्य में पढ़ेंगे कि ऐसे बहुत से तंत्र हैं जिनकी अवस्था को निर्धारित करने के लिए हमें एक साथ तीनों चरों की आवश्यकता होगी, और कुछ तंत्र ऐसे भी रहेंगे कि जिनमें हमें चारों ही चरों की आवश्यकता होगी, ताप की भी, दाब की भी, आयतन की भी और संगठन की भी आवश्यकता होगी। तो इस तरीके से यह हमारा छोटा सा टॉपिक है, इसको लेकर पेपर में टिप्पणी पूछ सकता है कि तंत्र की अवस्था पे टिप्पणी लिखिए। तो टिप्पणी में आप लोगों को क्या क्या लिखना है वो आप लोग यहाँ पे नोट कर सकते हो। तो इसके लिए अपन पहला पॉइंट ये बना सकते हैं, किसी भी तंत्र की अवस्था के पूर्ण निर्धारण के लिए ताप, दाब, आयतन व संगठन जैसे गुणों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, ये गुण तंत्र की अवस्था के चर या परिवर्ती कहलाते हैं। परिवर्ती कहलाते हैं। कौन कौन से गुण हैं? ताप है, दाब है, आयतन है और संगठन है। नेक्स्ट अपन ये कह सकते हैं इन गुणों में परिवर्तन होने पर तंत्र की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। इन गुणों में परिवर्तन होने से तंत्र की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात तंत्र की प्रारंभिक एवं अंतिम जो अवस्था होती है वो इन चरों पर निर्भर करती है। अर्थात तंत्र की प्रारंभिक एवं अंतिम
अवस्था इन चरों में होने वाले परिवर्तन पर निर्भर करती है, नेक्स्ट अपन यहाँ पर ये ले सकते हैं कि एक तंत्र की अवस्था के पूर्ण निर्धारण के लिए ताप दाब आयतन में से कम दो चरों की आवश्यकता होती है। इन तीन चरों में से ताप और दाब दोनों स्वतंत्र चर व आयतन परतंत्र चर माना जाता है। यह परतंत्र चर कहलाता है। और आगे आप लोगों को पता है कि ऐसे कुछ तंत्र और होते हैं जिनके लिए हमें ताप दाब आयतन और संगठन इन चारों चरों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से ये जो छोटा सा टॉपिक है जिसके ऊपर टिप्पणी पूछ सकता है, 2 नंबर की टिप्पणी पूछता है, तो 2 नंबर की टिप्पणी में आप लोगों को ये 5 टॉपिक लिखने हैं, जिनमें से पहला सरल है और इनमें है कि किसी भी तंत्र की अवस्था के पूर्ण निर्धारण के लिए ताप दाब आयतन व संगठन जैसे गुणों की आवश्यकता होती है। ये जो गुण होते हैं तंत्र की अवस्था के चर या परिवर्ती चर कहलाते हैं। इन गुणों में परिवर्तन होने पर तंत्र की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात तंत्र की प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था इन चरों में होने वाले परिवर्तन पर निर्भर करती है। एक तंत्र की अवस्था के पूर्ण निर्धारण के लिए ताप दाब आयतन में से कम 2 चरों की आवश्यकता होती है। हाँ, एक टॉपिक और जोड़ सकते हैं कि जब किसी तंत्र के लिए इन गुणों को निर्धारित कर लिया जाता है तब उस तंत्र को निश्चित अवस्था तंत्र कहते हैं। इस प्रकार से ये 6 टॉपिक आप लोगों को इस टॉपिक में याद रखने हैं। इससे आगे जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।